वहीं अब हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। तो आपको बता दें, चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अब ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि चिराग पासवान पिछले 1-2 महीने से जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, उनके बयान को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान क्या एनडीए से इतर चल रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर थी, अंदर खाने से खबर थी कि बीजेपी में चिराग पासवान के बयान से नाराजगी भी है। जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया जब भारत बंद एसटी-एससी संगठन के लोगों ने बुलाया, लेटर एंट्री पर समर्थन दिया, जातिगत जनगणना पर जिस तरह से समर्थन दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टियों को आपका वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लेकर भी जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे थे। उसके बाद कहा जा रहा था कि हो सकता है कि चिराग पासवान इतर होकर बोले और एनडीए में कुछ खटपट चल रही है। चूंकि पशुपति पारस भी गृह मंत्री अमित शाह से कुछ दिन पहले उन्होंने भी मुलाकात किया था, जब ये बयानबाजी हुई थी कि नहीं वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा गया था ये बात। लेकिन उसके बाद पशुपति पारस ने भी मुलाकात की थी और पशुपति पारस ने ये कहा था कि समय आने दीजिए, समय के हिसाब से सब कुछ बेहतर होगा। हमारे साथ बिहार संपादक जुड़ चुके हैं, एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। एसके राजीव जी, यहाँ पर चिराग पासवान ने अमित शाह के साथ मुलाकात की है, भनक लग गई थी चिराग पासवान को कि कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, एनडीए में नाराजगी है, लोग नाराज हैं। ऊपर से एक चीज़ और भी चल रही थी कि इनके जो 5 सांसद हैं उनमें से 3 सांसद जो है वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ये मीटिंग होना भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मनीष जी, एक पंक्ति आप सुने होंगे कि घर को लगी आग घर के ही चिराग से। दरअसल में ये पंक्ति आज की तारीख में पूरे तरीके से चिराग पासवान के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कॉन्फिडेंट होना एक अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो फिर नुकसानदायी होता है उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करता है। और चिराग पासवान के साथ चुनाव जीतने के बाद कमोबेश कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। दरअसल में चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते कभी नहीं थका करते थे, और वो अक्सर जब उनसे बातचीत होती थी तो वो ये कहते थे मीडिया में कि भाई मोदी के वो सच्चे हनुमान हैं और मोदी के वो भक्त हैं, मोदी उनके लिए राम की तरह हैं। लेकिन अब वही भक्त जो हैं, वही हनुमान जो हैं, वो मोदी की लंका को आग लगाने के लिए तैयारी में थे। लेकिन मोदी की लंका को तो आग लगा पाएंगे या नहीं, लेकिन उनकी खुद की लंका जो है वो पूरी तरीके से जलने को आतुर दिख रही है। देखिए, दरअसल में जब चिराग पासवान कृषि मंत्री बने केंद्र में, उसके बाद आप देखे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने कई बयान जो है वो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के दी, और सीधे तौर पर जो उनकी मंशा है वह यह है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। लेकिन ऐसे इसमें तो सिस्टम चलेगा नहीं, क्योंकि भाई बीजेपी है उसके बाद ही मोदी है। तो अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और आप उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो निश्चित तौर पर आप खुद का विरोध खुद से कर रहे हैं। क्योंकि ये तो नहीं चलेगा ना कि भाई आप सरकार में भी मलाईदार पद पर बैठे हुए हैं, मलाई खाइएगा और फिर सरकार की नीति का भी आप विरोध कीजिएगा। तो चिराग पासवान के साथ कमोबेश ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और आप देखे होंगे कि चिराग पासवान ने सरकार की कई नीतियों का, जो सरकार जो नीतियां बनाती है उसका उन्होंने विरोध किया। आप देखिए कि कुछ दिन पहले जो है वो उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विरोध ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई यूपीएससी में जो 45 सीट की जो बहाली हो रही थी, उस पूरे बहाली पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। फिर बाद में जब केंद्रीय केंद्रीय सचिवालय जो है, लोक प्रशासन जो सचिवालय होता है, विभाग जो है, उसकी तरफ से जब उस सिस्टम वो 4500 सीटों की वैकेंसी जो है यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम डायरेक्ट बहाली की जानी थी, उसको जब वापस लिया जाता है, तो यही चिराग पासवान यहीं पटना में अपने कार्यालय से थोड़ी दूरी पर उनका ऑफिस है, घर है, वहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि भाई देखिए, मोदी जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने
विधिवत आरक्षण का ख्याल रखते हुए उस को जो है उस ऑर्डर को ही उन्होंने क्वैश करवा दिया और जितेंद्र सिंह जो कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्री हैं उन्होंने उस आदेश को रद्द कर दिया। लेकिन उसी समय वो यह भी घोषणा करते हैं कि कल चूंकि बिहार बंद है और पूरा देश बंद है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, और उस आरक्षण के मुद्दे में बंद का वो समर्थन करते हैं और एलजेपी आर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो अपील करते हैं कि वो सड़कों पर उतरे और बंद करें। अब इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? एक तरफ आप खुद मोदी की तारीफ कर रहे हैं और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप विपक्ष के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, वक्फ बोर्ड के मामले में भी चिराग पासवान का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं होता है। वो लोकसभा के भीतर वो जो बिल लाया गया था उसका वो समर्थन कर रहे थे और जैसे ही वो सदन से बाहर निकलते हैं, मीडिया से बात करते हैं तो उसका वो विरोध करने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, हालांकि ये पूरा मामला जेपीसी में गया है। यही वजह है कि एक अचानक से एक खबर आती है मीडिया में और ये खबरें आती हैं कि भाई चिराग पासवान के जो जो 5 कुल सांसद हैं उसमें जो 3 सांसद हैं, जिसमें कि वैशाली की बीना देवी, समस्तीपुर से सांभवी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा जो हैं, वो चिराग पासवान का साथ छोड़ सकते हैं और वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और चिराग पासवान के साथ बचेंगे कौन? तो साला और बहनोई की पार्टी हो जाएगी। फिर अरुण भारती उनके बड़े बहनोई है जो जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बातें जब मीडिया में आने लगी और उसके बाद हाँ, एक और मैं बीच में भूल गया कि अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी कमेटी की रांची में, तो वहाँ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था और गाहे बगाहे ये भी खबर आ रही थी कि भाई चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री की रेस में जो है वो मानने लगे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बीजेपी को पता चल रही थी और बीजेपी तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए थी। इसी बीच में अरुण भारती का एक बयान आता है पटना में कि पशुपति पारस उनकी एनडीए के वो सहयोगी हैं, अब है नहीं। उसके ठीक 2 दिन बाद जो है वो आरक्षण बंद का बुलावा होता है, उसमें चिराग की पार्टी समर्थन करती है और उसके ठीक 1 दिन बाद जो है वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो पशुपति पारस से मिलने उनके कार्यालय चले जाते हैं और मीडिया में कहते हैं कि भाई हम तो एनडीए का पार्ट है पशुपति पारस। उसके ठीक 2 दिन बाद फिर पशुपति पारस स्वयं जाते हैं दिल्ली और अमित शाह से मिल करके कहते हैं कि भाई उनसे मेरी मुलाकात हुई है, 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपने पूरे संगठन को क्वैश कर दिया है, भंग कर दिया और नए सिरे से बिहार में संगठन को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें चिराग पासवान को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि बरबोलापन जो है वो उनके लिए भारी पड़ जाए और उनका जो दाव चलना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, वही दाव उन पर उल्टा भारी पड़ जाए। लिहाजा चिराग पासवान सीधे यहाँ से वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर के अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात में विधिवत मुस्कुराते हुए चिराग जो है वो दिख रहे हैं। हालांकि अमित शाह बहुत ज़्यादा मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन चिराग मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और फिर एक फ़ोटो वो जारी करते हैं, वायरल करते हैं, जिसमें कि उनके तमाम जो सांसद हैं, 5 सांसद वहाँ पर वो लोग मौजूद हैं और वो इंटैक्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए हम एक हैं। इस बीच में एक पत्र भी जारी होता है जिसमें सांभवी चौधरी को उत्तर प्रदेश का सह-प्रभारी बनाया जाता है, झारखंड का सह प्रभारी राजेश वर्मा को बनाया जाता है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है चिराग के द्वारा। कल पटना में चिराग पासवान थे, यहाँ पर उन्होंने बैठक की कल सुबह में अपने सांसदों के साथ। गुप्त वीडियो भी जारी की गई कि देखिए भाई हमारे सांसद पूरी तरीके से हमारे साथ हैं। यानी कहीं ना कहीं से चिराग पासवान के मन में यह भय हो गया था कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कहीं ये दाव उनके लिए उल्टा न पड़ जाए। और कल जब वो अमित शाह से मिलकर निकलते हैं दिल्ली में, तो वो मीडिया के सामने आकर के बयान देते हैं और यह कहते हैं कि भाई देखिए ये सब विपक्ष की साजिश है और तेजस्वी यादव पर इसका वो ठिकरा फोड़ देते हैं कि विपक्ष जो है वो जानबूझ करके चाह रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़े, लेकिन वो पिछली वाली हाल जो है वो इस बार वो नहीं होने देंगे क्योंकि तमाम सांसद जो हैं वो उनके साथ इंटैक्ट है और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सांसदों ने चुना है। तो अंदाजा आप लगाइए कि चिराग पासवान की मनस्थिति क्या है। एक तरफ वह सरकार में रह करके सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। क्या चिराग पासवान हतोत्साहित है? क्या 5 सांसद उनके जीत के आ गए, 100% रिजल्ट मिल गया उन्हें, स्ट्राइक रेट 100% है, तो क्या इसको लेकर हतोत्साहित है कि नहीं जी हम जो बोलेंगे बीजेपी उसी ढर्रे पर चलेगी और बीजेपी को हम दबा लेंगे? तो या तो बीजेपी को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से काम करती है, एक पार्टी के तौर पर बीजेपी किस तरह से काम करती है, क्योंकि बीजेपी का काम करने का स्टाइल तो दूसरा है। और चिराग पासवान जिस तरह से बयान दे रहे हैं, बीजेपी तो ऐसे लोगों को पसंद करती नहीं है कि अगर आप उसकी खिलाफत करेंगे तो कहती है या तो आप हमारे साथ रहिए, फिर या तो आप जाइए, हमारे साथ हैं तो हमारे आपको नीतियों पर चलना पड़ेगा।
नहीं, देखिए चिराग पासवान हतोत्साहित नहीं है, बल्कि चिराग पासवान अति उत्साहित हैं। और यही वजह है कि एक बड़ी अच्छी पंक्ति है मनीष जी कि अत्यधिक विरोध समर्थन का बड़ा आधार बनता है और अत्यधिक समर्थन विरोध का बड़ा आधार बनता है। तो चिराग पासवान के साथ यही है, उनको ये चीज लग रहा था कि अगर वो इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी उनको और ज्यादा मनाने की कोशिश करेगी, जबकि चिराग पासवान को यह नहीं पता है कि अगर वो 5 सीट बिहार में चुनाव जीते हैं तो उसमें चिराग पासवान के चेहरे पर चुनाव नहीं जीते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी की उसमें बड़ी भूमिका है, नीतीश कुमार की उसमें बड़ी भूमिका है, इसलिए वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये मोह जो है वो उनका अब भंग हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी अब इस बीच में टाइट हो गई पूरी तरीके से, और बीजेपी ने कहा कि ज्यादा उड़ोगे तो फिर मैं तुम्हारा पर कतर दूंगा, और जो तुम्हारे चाचा हैं वो भी पासवान समुदाय के नेता हैं जिनको कि तुम्हारी वजह से हाशिए पर कर दिया गया था, उनकी फिर से पुनर्वास बीजेपी में करा ली जाएगी। तो ये चीजें चिराग को लग गया कि अगर ऐसा होता है तो फिर चिराग पासवान दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम वाली कहानी इनके साथ हो जाएगी। और यही वजह है कि चिराग पासवान इन वक्त पर चेत जाते हैं, अमित शाह से जाकर के मिलते हैं, और निश्चित तौर पर वहां पर उन्होंने जाकर के अपना क्लैरिफिकेशन दिया होगा कि नहीं भाई इस तरह की बात नहीं है अमित जी, इस तरह की बातें हैं और हम बीजेपी के साथ पूरे तरीके। देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव है मनीष जी, इसको समझना पड़ेगा कि अभी इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें 243 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें 176 सीट पर एनडीए जो है, एनडीए गठबंधन लीड लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर यही आंकड़ा दोहरा गया विधानसभा चुनाव में तो निश्चित तौर पर ओवरक्राउडेड मेजोरिटी में एनडीए जीत करके आएगी। तो चिराग पासवान अगर इधर उधर करेंगे तो ना इनको तेजस्वी बहुत ज्यादा भाव देंगे और बीजेपी से ये चले जाएंगे तो फिर कहीं के रहेंगे भी नहीं। लिहाजा चिराग पासवान समय रहते आप कह सकते हैं कि भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी और ये जाकर के अमित शाह से मिले और फिर अपने सांसदों के साथ एक वीडियो इन्होंने जारी किया है कि, और उसमें अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के साथ कल भी थे, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। अब देखना ये होगा कि अब बयान किस तरह से देते हैं चिराग पासवान, फूक फूक पर कदम रखते हैं या फिर उसी तरह जिस तरह से बड़बोले तरीके से जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उसी तरह से बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।